अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शाहबाज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स और कूलम्स लॉ के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या है। जब हम लोग चार्जेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि चार्जेस आपकी रेस्ट पे होने चाहिए। सो इट्स मीन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट। अगर मूविंग होंगे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। जब आपके चार्जेस रेस्ट पे होंगे और तब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। अगर वो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम चार्जेस की बात करते हैं, तो जब चार्जेस फॉर एग्जांपल दो चार्जेस क्लोज टू ईच अदर हैं, या आपके पास वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर मौजूद हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स। ये फोर्स क्या होगी? द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, नॉट मूविंग चार्जेस। द कंडीशन इज दैट द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। वो फोर्स क्या हो सकती है? वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो फोर्स आपकी रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी? जब आपके पास दो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मीन एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से आपके पास दो लाइक चार्जेस हों, मीन दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस चीज को डिस्कस करते हुए कि आपके पास जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कितनी फोर्स लगा रही हैं, इस चीज को डिस्कस किया था फर्स्ट वन कूलम ने। कूलम ने क्या किया था? डिफरेंट एक सीरीज की थी एक्सपेरिमेंट्स की, जिसमें उसने ऑब्जर्व किया कि जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी है। तो एक एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने हमें क्या किया, एक लॉ दे दिया जिसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं, जो कि स्टेट करता है कि अगर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव दोनों सेम चार्जेस हैं या आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो कितनी फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे। सो द कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मीन जो भी आप अगर हम बात कर लें इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स, तो वो फोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब अगर हम बात कर लें पॉइंट चार्जेस की, तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? अगर आपका जो चार्जेस का साइज है वो आपके पास क्या होना चाहिए? उनके दरमियान सेपरेशन से बहुत ज्यादा कम हो। क्या? चार्जेस का साइज। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का रेडियस आपके पास 10⁻18 मीटर है, बट प्रोटॉन का 8.3 10⁻14 मीटर है। तो इट्स मीन दैट, और फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान फॉर एग्जांपल मैं 1 मिलीमीटर का भी डिस्टेंस ले लूं, तो फिर भी आपके पास क्या है? एज कंपेयर टू देयर साइजेस वेरी वेरी लार्ज है। तो इट्स मीन दैट अगर चार्जेस का, जब मीन आपके पास ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर चार्ज है, अगर उन बॉडीज का साइज उनके दरमियान सेपरेशन से बहुत कम हो, तो देन हम लोग उन चार्जेस को नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस का। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मीन आपके पास उन पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है आपके पास Q2, दोनों लाइक चार्जेस हैं, मीन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। अब कितनी लगाएंगे? वो फोर्स किसके इक्वल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीन कितने कूलम्स उन पर चार्ज मौजूद है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन जब हम लोग उनके दरमियान डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उनके सेंटर्स के दरमियान, जैसे अगर मैंने ये चार्ज लिए तो इसके सेंटर से लेने, ये चार्ज लिए तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर आपके पास, अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जो स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, मीन ज्यादा कूलम्स के उस पर चार्ज मौजूद होगा, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा होगी। और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपके पास फोर्स क्या होगी? कम होगी। जैसे अगर हम लोग मैग्नेट्स की कंडीशंस में देख लें, सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशंस दीज, तो आपके पास F आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर।
तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स, जो कि यहाँ पर आपके पास के होगा। के यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स है जो कि डिपेंड करेगा उन कूलम्स के दरमियान, उन चार्जेस के दरमियान आपके पास मीडियम कौन सा है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। वैक्यूम है, एयर है, ये तो आपके पास ऑलमोस्ट इनका इसका सेम होता है कि एक ही वैल्यू। बट अगर कोई और मटेरियल उसके अंदर आपके पास आ जाता है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, तो उसकी वजह से भी आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली फिर चेंज हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उन्हीं दो चार्जेस के दरमियान और सेम डिस्टेंस के दरमियान आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज व्हेन वी पुट अ मीडियम बिटवीन दीज टू वंस। के की वैल्यू आपके पास क्या होगी, के आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपके पास यहाँ पर होगा द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर पुट करें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो वहां से आपके पास के की वैल्यू आती है 9.0 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि फोर्स की, ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब वेक्टर की बात आती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 दैट इज नेगेटिव, Q2 दैट इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मीन Q1 जो है वो Q2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसी तरह से Q2 जो है वो Q1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे उसको डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट वन हम Q1 की बात कर लेते हैं कि Q1 Q2 पर कितनी फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में होगी। तो अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात करें तो वो आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा ये वाला। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम Q1 टू Q2, इसको हम लोग इस सेक्शन में इंडिकेट करेंगे। तो ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे आर, डिस्टेंस आर है लेकिन क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को मेंशन करना है तो उसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। और यूनिट वेक्टर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, R12 मीन द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2, और यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग कैप डालेंगे। अब फोर्स क्या होगी, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे F21। अब F21 का क्या मतलब है, मीन द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। मीन जिसकी वजह से चार्ज लग रहा है वो आपका बाद में आएगा और जिस पर लग रहा है वो आपके पास पहले आएगा। मीन फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा सेम बाय कूलम्स लॉ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर के लिए साथ में डायरेक्शंस भी इंडिकेट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, R1 to 2 है। और अगर हम लोग बात कर लें सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स Q2 भी लगा रहा होगा किस पर, Q1 पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए भी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका R ही रहेगा, लेकिन R की मीन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि अब Q2 Q1 को अटैक कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1 दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ R21। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो उसको फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। 12 मीन द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 that will be equal to same by Coulomb's law Q1 Q2 divided by R square, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यहां पर जब हम लोग डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे वो आपका क्या आ जाएगा, R21 आएगा। अब यहां पर R12 और R21 में जो डायरेक्शन है वो टोटली एक दूसरे के अपोजिट है। सो एज R12 is equal to minus R21,
मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसकी जब डायरेक्शन अपोजिट है तो ऑब्वियसली जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट ही होगी। तो मीन F21 विल आल्सो बी इक्वल टू माइनस F12। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा बट दीज फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हम लोगों ने अनलाइक चार्जेस के लिए लिए। और अगर इसी तरह से लाइक चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, और दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, तब क्या होगा? तब आपके पास Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा, मीन ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा और वो आपके पास फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया कि जब आपके चार्जेस के दरमियान कोई एक मीडियम प्लेस कर दिया जाए तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे। अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना पास आउट होने देती है। या मीन आपके पास, क्योंकि इन दोनों जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसकी वजह से? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से है। तो हम लोग फिर बात करेंगे जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है, के यहाँ पर क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट था। ये हम लोग बात कर रहे थे जब आपके दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम जो है वो एयर हो या क्या होना चाहिए, वैक्यूम होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हम लोग मटेरियल मीडिया की बात कर रहे हैं, कोई एक उसके अंदर मटेरियल मौजूद है, अब हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे बल्कि जस्ट एप्सिलॉन लेंगे। जस्ट एप्सिलॉन नॉट वो आपके पास था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है? दैट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल जो उसके अंदर मौजूद है। तो वो 1/4 एप्सिलॉन, और बाकी सेम आपके पास वही है Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फिर जब हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब अगर इन दोनों के दरमियान जब कोई मटेरियल मीडियम प्लेस करते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि कितनी डिक्रीज होती है। तो एक टर्म होती है रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी होगी आपके पास जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब दूसरी बात, रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, इन दोनों के जो भी आपके पास यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एक और बात, आपके पास एप्सिलॉन नॉट हमेशा कम होता है, मीन 1 होता है, और एयर में कभी 1 होता है, लेकिन एप्सिलॉन जो डिफरेंट मटेरियल के बारे में है वो आपके पास 1 से ग्रेटर होता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। सो रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीन किस तरह से फोर्स जो है वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अब क्योंकि हम लोग मटेरियल मीडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग FMED लिखेंगे। FMED मीन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर दें देन वी गेट एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं 1 बाय एप्सिलॉन आर को बाहर लिखूं, एप्सिलॉन आर को, तो बाकी रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखें यह आपके पास सेम वही चीज नहीं बन गई जो आपके पास सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन देयर इज वैक्यूम और एयर। सो एफ मीडियम फिर आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू, ये सारे का सारा आपके पास आ जाएगा एफ वैक्यूम मीन द फोर्स व्हेन
there is vacuum between these 2 point charges, F vacuum, but divided by this one epsilon r. So अगर आपसे MCQs में पूछ लिया जाता है हाउ मच फोर्स डिक्रीज when a material is placed between these two charges, then you can say that this will be decreased by epsilon r, mean by relative permittivity. और relative permittivity की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से चूंकि ग्रेटर होगी. सो दैट्स वाई जो फोर्स इन मीडियम, मीन जब कोई मीडियम प्लेस होगा तो तब जो फोर्स उन दोनों चार्जेस के दरमियान लग रही होगी वो क्या होगी, वो वैक्यूम के एज कम्पेयर टू वैक्यूम आपकी कम होगी. तो आज का हमारा लेक्चर था यहाँ तक. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.